हाँ, ये आज हम लोग स्टडी करेंगे उत्प्रेरक का प्रभाव। अगर इंग्लिश में देखें तो इसे बोलेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि पीछे जो फार्मूले पढ़े हैं हमने उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उदाहरण नंबर 3.10 देखिए, कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 प्रति सेकंड तथा 0.07 प्रति सेकंड है। तो एक्टिवेशन एनर्जी यानी ईए एवं ए की गणना कीजिए। ए जो हम लोग कांस्टेंट लिखते थे उसकी बात हो रही है, आर्हीनियस कांस्टेंट जिसको नाम देते थे। तो ये दो चीज़ें हमको निकालना है। तो पीछे जो हमने फार्मूला पढ़ा था, देखिए ये फार्मूला, इसी को आधार बना करके ईए और ए की वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए हमने फार्मूला लगा दिया, log K2 अपान K1 इक्वल टू EA अपान 2.303 और T2 माइनस T1 अपान T1 T2। ये फार्मूला अभी हमने ऊपर डिराइव किया है। तो log K2 की वैल्यू हमारी ये है, K1 की वैल्यू ये है, तो 0.07 अपान 0.02 इक्वल टू EA अपान 2.303 इंटू आर की वैल्यू उठा कर रख देंगे। ये वैल्यू टेम्परेचर की केल्विन में दिया है, तो जिस वैल्यू में केल्विन आता हो आर की वही वैल्यू रखना है, इसको ध्यान देना है। तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ये वैल्यू होती है। और ब्रैकेट में T2 की वैल्यू 700 केल्विन है, T1 की 500 है। ये वैल्यू हमने यहाँ पर उठा कर रख दी। 700 माइनस 500 अपान 700 इंटू 500 जैसा फार्मूले में दिया गया। इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे देखिए एक्टिवेशन एनर्जी ईए हमारे पास आ गई 1823.08 जूल, क्योंकि केल्विन में ये वैल्यू रखी गई है और आर की वैल्यू जूल पर केल्विन पर मोल जिस यूनिट में जो वैल्यू होती है आर की वो रखी गई है। तो एक्टिवेशन एनर्जी, चूंकि ये एनर्जी है तो एनर्जी जूल या केल्विन में होती है। तो यहाँ फार्मूले में जूल है, जूल या केल्विन नहीं, कैलोरी में होती है। तो यहाँ पर चूंकि जूल है इसलिए वैल्यू जूल में आई है। अब फिर से हम फार्मूला लगाएंगे, K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस EA अपान RT, ये भी हमने निकाला था। तो इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग रिडबर्ग आर्हीनियस कांस्टेंट A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो K की वैल्यू हमको पता है 0.02 आ जाएगी। यहाँ पर एक चीज को ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए टेम्परेचर 500 केल्विन पर वेग स्थिरांक K की वैल्यू 0.02 है। तो प्रारंभिक वाली रखी जा रही है, अंतिम वाली नहीं, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए K की वैल्यू 0.02 रखा है, इक्वल टू ए ई की पावर माइनस EA अपान RT है। तो EA की वैल्यू ये रख दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया, अपान R की वैल्यू ये रख दिया, और T की वैल्यू चूँकि K1 वाला हमने रखा है रेट कांस्टेंट, तो T1 वाली वैल्यू भी हमको टेम्परेचर में रखनी होगी। तो ये 500 केल्विन जो T1 है वो उठा करके यहाँ रख दिया। तो A की वैल्यू सॉल्व करने पे आ गई 1.61। तो इस प्रकार से EA और A की वैल्यू हम लोगों ने निकाली। तो इसी आधार पर आपको भी निकालना है जब नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगला उदाहरण 3.11 है, कह रहा है 600 केल्विन टेम्परेचर पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक 1.60 इंटू 10⁻⁵ प्रति सेकंड है। अगर ये प्रथम कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर ना लिखे
तब भी हम समझ जाएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है। कैसे? इस यूनिट से, प्रति सेकंड जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। ऊपर हमने निकालने का फार्मूला पढ़ा। तो इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 209 किलो जूल प्रति मोल है। ये Ea की वैल्यू दे दिया। तो कह रहा है 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो 700 टेम्परेचर पर हमको रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताना है और 600 केल्विन टेम्परेचर पर देखिए अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा यानी Ea हमारी 209 किलो जूल प्रति मोल है। ये अभिक्रिया दे दिया है C2H5 गैसीय अवस्था में है। इससे C2H4 यानी एथिलीन गैसीय अवस्था में प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड गैसीय अवस्था में प्राप्त होती है। तो कह रहा है कि हम जानते हैं कि, तो ये फार्मूला हम जानते हैं log K2 माइनस log K1 बराबर, या इसको log K2 अपान K1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर log K2 अपान K1 लिखें या फिर log K2 माइनस log K1 लिखें, एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये बराबर हो जाएगा Ea अपान 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। तो इस तरह लिखें या फिर T2 माइनस T1 अपान T1 T2 लिखें, एक ही बात है। तो दोनों बातों को अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log K2 बराबर इधर आ जाएगा K1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, log K1 प्लस Ea अपान 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। तो ये हो जाएगा log 1.60 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। K1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए दी गई है, प्लस Ea की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। किलो जूल में इसको जूल में बदलेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे तो 209 1000 का गुणा हुआ, जूल पर मोल हो गया। जो किलो जूल पर मोल था वो जूल पर मोल हो गया, अपान ये वैल्यू रख दिया 2.303। अब चूंकि जूल में ये वैल्यू रखी है तो जूल जिसमें होगा वही वैल्यू हमको R की रखना है, यानी गैस स्थिरांक की रखना है। तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन ये वैल्यू होती है। ब्रैकेट में 1 अपान T1 हमारा 600 है, T2 700 है। तो T1 1 अपान 600 केल्विन माइनस 1 अपान 700 केल्विन। ध्यान दीजिए कि ये वैल्यू केल्विन में रखना है, क्योंकि जूल पर मोल पर केल्विन वाली मात्रा हम गैस स्थिरांक की यहाँ पर रखें। तो यहाँ पर log K2 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -5 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में 4.796 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर ये माइनस log 5 हो जाएगा, माइनस log 1.62 सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, प्लस ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 2.599। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा है, निगेटिव में है तो उत्तर निगेटिव में आएगा। तो log K2 बराबर आ गया -2.197। अब K2 बराबर आ जाएगा, ये log है तो log को हटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.36 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ये log ये माइनस में ऊपर चला जाएगा और इसका एंटी log लेकर के करेंगे। इसका एक वीडियो हम और आपको बना देंगे, तो ये सब निकालना और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वैसे कक्षा 10 में आपको log और एंटी log निकाल करके ये सॉल्व करना बताया गया है। तो K2 की वैल्यू आ गई 6.36 इंटू 10 पावर माइनस 3 प्रति सेकंड, क्योंकि प्रथम कोट की अभिक्रिया है। प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकंड होता है, तो प्रति सेकंड में आंसर आया। तो इस प्रकार से ये हमने 2 क्वेश्चन जो बच गए थे वो कर लिया। अब आगे पढ़ेंगे उत्प्रेरक का प्रभाव, यानी अफेक्ट ऑफ द कैटालिस्ट। तो अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या प्रभाव है ये समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट होता क्या है। तो कैटालिस्ट का मतलब होता है, जैसे आप उदासीन बैठे हैं लेकिन
पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ने की हिम्मत खत्म हो गई है, डिप्रेशन में आ गए हैं कि नीट की तैयारी कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर हम आपको समझाएं और आपको पढ़ाएं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागृत हो जाए और आप पढ़ने लगे, तो मैं आपके लिए एक उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा हूँ। तो जैसे मैं आपके लिए यहाँ पर प्रेरक की तरह, प्रेरक और उत्प्रेरक दोनों में अंतर है। देखिए, प्रेरक उसे कहते हैं जिसकी प्रेरणा से आप जो ना कर रहे हो वो करने लगे, और उत्प्रेरक का मतलब जो कर रहे हैं उसके करने में और उन्नति आ जाए, तो उसे उत्प्रेरक या कैटालिस्ट कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभिक्रिया है अगर उत्प्रेरक ना भी हो तो अभिक्रिया होगी, ऐसा नहीं है कि वह अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन अगर उत्प्रेरक उपस्थित हो जाए तो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। जैसे आप नीट की तैयारी नहीं करेंगे ऐसा नहीं है मेरे न समझाने से, करेंगे, लेकिन मैं बता दूं तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाए और अच्छे से नीट की तैयारी करने लगे, तो मैं आपके लिए एक तरह से उत्प्रेरक। तो देखिए, कह रहा है कि उत्प्रेरक वो पदार्थ है जिसमें स्वयं स्थायी रासायनिक परिवर्तन हुए बिना यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। देखिए, कहीं ये नहीं लिखा है कि अभिक्रिया के वेग को शुरू करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो अभिक्रिया के वेग में केवल परिवर्तन करता है, ऐसा नहीं कि अभिक्रिया को शुरू कर देगा। उदाहरणार्थ यमन-O2 निम्न अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर वेग में परिवर्तन महत्वपूर्ण वृद्धि करता है। तो जैसा कि दिखाया गया है एग्जाम्पल द्वारा कि यमन-O2 ये अभिक्रिया हो रही है 2KClO3 से 2KCl+3O2 बन रहा है, तो MnO2 डाल देने पे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो जब मिलाया गया पदार्थ अभिक्रिया की दर को कम करता है तो उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पदार्थ को तब निरोधक कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे तो उत्प्रेरक है, और अभिक्रिया के वेग को अगर कम कर दे, अभिक्रिया की दर को कम कर दे, तो उसे निरोधक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? निरोधक बोलते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर मैं आपको मोटिवेट करके आपके नीट में तैयारी करने में और उन्नति ला दूं तो मैं आपके लिए कैटालिस्ट हूं, और अगर मैं आपको कह दे रहे तुम्हें कुछ नहीं आता है यार, तुम पढ़ाई लिखाई बंद करो और कोई फार्मेसी का फॉर्म डाल दो, MBBS करना तुम्हारे बस का नहीं, तो तुम डिप्रेशन में आ जाओगे, तुम्हें लगेगा कि अब नीट की तैयारी छोड़ देना चाहिए, मेरे बस में नहीं है। तो मैं अवरोधक का काम करूंगा, यानी इनहिबिटर का काम करूंगा, इनहिबिटर। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज होती है तो वो पदार्थ कैटालिस्ट का काम करता है, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस होती है तो वो पदार्थ इनहिबिटर का काम करता है। इस बात को ध्यान देना। अब देखिए आगे कह रहा है उत्प्रेरक की क्रिया को मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत से समझा जा सकता है। तो इंटरमीडिएट जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इट इज बिलीव दैट द कैटलिस्ट प्रोवाइड ए, यहाँ से द एक्शन ऑफ द कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो है उसके माध्यम से हम कैटालिस्ट कैसे काम करता है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो कैटालिस्ट कैसे काम करता है उसको हम बारीकी से समझेंगे और समझ करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रियकों यानी जो रिएक्टेंट है के साथ अस्थायी बंध बनाता है जो कि मध्यवर्ती संकुल में परिणत होता है। तो कैटालिस्ट क्या करता है? इस सिद्धांत के अनुसार कैटालिस्ट जो रिएक्टेंट है, जो अभिकर्मक है, अभिक्रियक है, उसके साथ एक अस्थायी बांध बनाता है और अस्थायी बांध करके इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स यानी मध्यवर्ती संकुल बना लेता है। इसका अस्तित्व क्षणिक होता है तथा यह वियोजित होकर उत्पाद एवं उत्प्रेरक देता है। तो जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है ये बहुत कम समय के लिए बनता है
बाद में क्या होता है, क्षणिक होता है, मतलब इंस्टेंटेनियस बनता है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होता है कि उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट अलग हो करके ये अलग हो जाता है और उत्पाद एवं कैटालिस्ट फिर से बन जाते हैं, वियोजित यानी डिसोसिएट होकर के। तो यह विश्वास किया जाता है कि उत्प्रेरक एक वैकल्पिक पथ अथवा क्रिया विधि से अभिक्रियकों व उत्पादों के मध्य संकीर्ण ऊर्जा कम करके एवं इस प्रकार ऊर्जा अवरोध में कमी करके अभिक्रिया संपन्न करता है, जैसा कि चित्र 3.11 में दर्शाया गया। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह विश्वास किया जाता है कि उत्प्रेरक एक वैकल्पिक पथ अथवा क्रिया विधि से अभिक्रियकों व उत्पादों के मध्य संकीर्ण ऊर्जा कम करके एवं इस प्रकार ऊर्जा अवरोध में कमी करके अभिक्रिया को संपन्न करता है। तो ध्यान दीजिए कि जो कैटालिस्ट है वो क्या करता है कि एक अलग वैकल्पिक पथ दे देता है। क्या करता है, एक कोई पथ दे देता है रिएक्शन के होने का। तो यहाँ पर देखिए, इट इज बिलीव दैट द कैटालिस्ट प्रोवाइड ए अल्टरनेट पाथ, एक वैकल्पिक पथ या अल्टरनेट पाथ दे देता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो किताबें हैं सारी हटाओ, एनसीईआरटी और सिर्फ नीट में आए हुए क्वेश्चन जिस अनुसार पेपर में दिए हैं वो सारे करना। तो एक पथ मैंने आपको दे दिया, अल्टरनेट पाथ दे दिया, जिससे जो आप किताबें पढ़ते थे इधर उधर की वो हट गई, एक नया रास्ता आपको मिल गया। तो अल्टरनेट पाथ दे देता है और क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, जो सक्रियण ऊर्जा थी उसको कम कर देता है। पहले आप ज्यादा मेहनत करके उस चीज को समझते थे नीट की तैयारी में, अब मैंने जब आपको समझा दिया तो अब उस चीज को समझने में आपको कम मेहनत करनी पड़ रही है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया गया। तो दो काम करता है कैटालिस्ट, एक काम अल्टरनेट पाथ प्रदान कर देता है रिएक्शन के लिए और दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। हेंस लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर एज शोन इन फिगर 3.11। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है, जो ऊर्जा के में रुकावट है, उसको कम कर देता है। सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होगा अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होगा, ये बात भी ध्यान देना है। तो अभिक्रियकों के व उत्पादों के मध्य सक्रियण ऊर्जा कम करके हम इस प्रकार ऊर्जा अवरोध में कमी करके अभिक्रिया संपन्न कराता है कैटालिस्ट। ऊर्जा अवरोध यानी पोटेंशियल एनर्जी में जो रुकावट थी उसको भी कम करता है। चित्र 3.11 में दर्शाया गया है जैसा फिगर में। आर्हेनियस समीकरण 3.18 से यह स्पष्ट है कि सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होगा अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होगा। तो 3.18 समीकरण हम लोग देखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में बात आएगी। तो यहाँ पर देखिए 3.18 समीकरण दिया है, तो इसमें ये निगेटिव में है, तो ये की वैल्यू जितना कम होगी के की वैल्यू उतना ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि वेग उतना ज्यादा होगा जितना एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। तो वही कह रहा है कि आर्हेनियस समीकरण 3.18 से यह स्पष्ट है कि सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होगा अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होगा। इस बात को ध्यान देना। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितना कम होगी ये की वैल्यू रेट उतना ज्यादा होगा, अभिक्रिया का वेग उतना ज्यादा होगा, क्योंकि के की वैल्यू उतना ज्यादा आएगी और के की वैल्यू जितना ज्यादा होगी तो उतना ज्यादा अभिक्रिया का वेग होगा। आप देखिए जो समीकरण ये जो फिगर दिया गया है इस फिगर को हम अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाली बुक को भी ध्यान में रखेंगे ताकि समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो इधर पोटेंशियल एनर्जी यानी इधर हमारी
स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं। यहाँ पर ऊर्जा लिखा है और अंग्रेजी वाली बुक में पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, यानी स्थितिज ऊर्जा। इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यानी अभिक्रिया स्थिरांक निर्देशांक कहेंगे, अभिक्रिया निर्देशांक। तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया क्या रिएक्टेंट है, ये लाइन खींच दिया है, ये उत्पाद है। पीछे भी हमने फिगर बनाया था तो हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो लाइन ये ऊपर जा रही है, जहाँ मिल रही है, ये डॉट डॉट लाइन भी यहाँ पर वहीं मिल रही है। तो अभिक्रिया से उत्पाद के बीच में क्या हो रहा है कि सब कुछ उसी तरह है, बस फर्क इतना है कि उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया का पथ ये ऊर्जा है। तो जब उत्प्रेरक नहीं है तो देखिए बहुत ऊपर से जा रही है रेखा, यानी ऊर्जा ज़्यादा लग रही है। कहने का मतलब ये है कि ये और ये लाइन के बीच में गैप ज़्यादा है, यानी उत्प्रेरक के बिना सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा यूज हो रही है। और जब हमने उत्प्रेरक डाल दिया तो देखिए लिखा है उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया पथ, उत्प्रेरक द्वारा ये डॉट डॉट नीचे ले जाया गया है। यानी अब देखिए पहले ये ज़्यादा लंबी, इनके बीच गैप ज़्यादा था, यानी सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा लग रही थी। जब उत्प्रेरक या कैटलिस्ट डाल दिया गया तो अब ये रेखा की लंबाई कम हो गई, यानी उत्प्रेरक द्वारा सक्रियण ऊर्जा जो खर्च हो रही है अब कम हो गई है। तो ऊर्जा जब कम लगती है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है उत्प्रेरक के द्वारा, और इनहिबिटर के द्वारा घट जाता है। इनहिबिटर में इसी का उल्टा हो जाएगा। तो इस बात को हमें ध्यान देना है। तो देखिए अब कह रहा है कि उत्प्रेरक की लघु मात्रा अभिक्रियकों की दीर्घ मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है। तो थोड़ा सा बिल्कुल जैसे खाना हम लोग बनाते हैं तो खाना बनाने में नमक थोड़ा ही बहुत बड़ा काम कर देता है। थोड़ा सा नमक डालते हैं और ये होता है भाई अब बढ़िया स्वाद आ गया। तो उत्प्रेरक की मात्रा भी अभिक्रिया में बहुत थोड़ी ही जरूरत पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा अभिक्रिया को थोड़ा सा उत्प्रेरक प्रभावित कर देता है। तो उत्प्रेरक की लघु मात्रा यानी सूक्ष्म मात्रा अभिक्रियकों की दीर्घ मात्रा यानी बहुत बड़ी मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी में बदलाव नहीं करता। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिए कि डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी में कोई चेंज नहीं करता। यह स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, परंतु स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करता है। तो ध्यान दीजिए, उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की शुरुआत ये नहीं करता है, जो हो रही है उसी में परिवर्तन करता है, जैसा हमने आपको बताया। तो देखिए कह रहा है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा यानी डेल्टा जी में बदलाव नहीं करता। अगर गिब्स एनर्जी डेल्टा जी में परिवर्तन कर देता है उत्प्रेरक, तो जो अभिक्रियाएं नहीं हो रही वो भी हो जाती, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू अगर निगेटिव हो जाए तो अभिक्रिया स्वतः होती है, जैसा हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा है। तो डेल्टा जी में कोई बदलाव नहीं उत्प्रेरक करता, यानी अगर कोई अभिक्रिया नहीं हो रही तो उस प्रेरक उसको नहीं करा सकता। कोई अगर नीट की तैयारी नहीं कर सकता तो नहीं करना चाहता है तो मैं कितना भी प्रयास करूं नहीं करा सकता। जिसके अंदर इच्छा होगी उसी में मैं प्रभाव डालकर उसके मनोबल को बढ़ा सकता हूं, यानी कैटलिस्ट का काम कर सकता हूं। तो इस बात को ध्यान रखना। तो वही कह रहा है कि यह स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, परंतु स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करता। जो अपरिवर्तित है उसे परिवर्तित नहीं कर सकता, यानी जो अभिक्रिया नहीं हो रही उसे उत्प्रेरक करा नहीं सकता। यह भी पाया गया है कि उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में परिवर्तन नहीं करता। तो ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम को भी डिस्टर्ब नहीं करता उत्प्रेरक। क्यों? क्योंकि ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो अभिक्रिया के वेग में अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को बराबर मात्रा में उत्प्रेरक बढ़ाएगा। इसलिए जो संतुलन की अवस्था है, साम्य अवस्था है, वो डिस्टर्ब नहीं होगी।
तो बात क्लियर समझ लीजिए कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों को जब बराबर मात्रा में बढ़ाएगा तो साम्य प्रभावित नहीं होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि यह भी पाया गया है कि उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में परिवर्तन नहीं करता, किंतु यह साम्य को शीघ्र स्थापित करने में सहायता करता है। साम्य टाइम से पहले आ जाएगा, क्यों? क्योंकि अग्र और पश्च अभिक्रिया दोनों को जब बढ़ा देगा तो इक्विलिब्रियम जल्दी प्राप्त होगा। तो वही कह रहा है कि शीघ्र प्राप्त हो जाएगा साम्य, ये होगा, लेकिन साम्य को प्रभावित नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। या अग्र एवं प्रतीप यानी फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से उत्प्रेरित करता है, जिससे साम्य अवस्था परिवर्तित रहती है परंतु शीघ्र स्थापित हो जाती है। तो इक्विलिब्रियम में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस फर्क ये होता है कि जो अभिक्रिया ज्यादा समय में इक्विलिब्रियम प्राप्त कर रही थी वो अभिक्रिया अब कम समय में इक्विलिब्रियम प्राप्त कर लेगी। तो इस प्रकार से उत्प्रेरक का अभिक्रिया पर प्रभाव अभी हमने पढ़ा है। अब आगे हमारा आ जाता है रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत मतलब रासायनिक अभिक्रिया में अणु या परमाणु या आयन यानी मॉलिक्यूल या एटम या आयन किस प्रकार से आपस में टकरा करके अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, संघट्ट का मतलब टकराने वाला सिद्धांत, कोलिजन। तो यद्यपि आर्हेनियस समीकरण काफी विस्तृत परिस्थितियों में लागू होती है, लेकिन संघट्टवाद यानी कोलिजन थ्योरी, जिसे मैक्स स्ट्राउस तथा विलियम लुइस ने 1916 से 18 में प्रतिपादित किया था, अभिक्रिया की और्जिकी तथा क्रियाविधि के संदर्भ में अधिक प्रकाश डालता है। तो अभिक्रिया की और्जिकी मतलब उसकी ऊर्जा एवं क्रियाविधि यानी रिएक्शन। तो कह रहा है प्रोवाइड ए ग्रेटर इंसाइट इनटू द एनर्जेटिक्स एंड मैकेनिस्टिक्स एस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन। तो ऊर्जा की क्या जरूरत पड़ती है और उसकी क्या किस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो ये नाम आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये नाम अभी तक नीट में पूछे नहीं गए हैं कि कौन सी थियोरी किसने दिया है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए। इस प्रकार से कह रहा है यह गैस की गतिक परिकल्पना पर आधारित है। ध्यान दीजिए, गैस की यानी गैसीय अवस्था में जो टक्कर होगा, अणु या परमाणु या आयन टकराएंगे, तो उसकी बात हम करेंगे। तो वही कह रहा है कि यह गैस की गतिक परिकल्पना पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार गतिक परिकल्पना मतलब गैस के अणु गति आपस में करते रहते हैं तो टकराएंगे भी। इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया के अणुओं को कठोर गोले माना जाता है एवं माना जाता है कि अभिक्रिया अणुओं के आपस में संघट्ट यानी टक्कर होने के कारण होती है। तो ये माना जाता है कि रिएक्शन आपस में जो एटम आयन या मॉलिक्यूल है आपस में कोलिजन होता है, टक्कर होता है, इस कारण से रिएक्शन होती है। अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघट्ट को संघट्ट आवृत्ति या जेड कहते हैं। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान दीजिए कि अगर आयतन एकांक लिया जाए, यूनिट में लिया जाए, तो पर सेकंड जितने कोलिजन होते हैं मॉलिक्यूल आयन या एटम के, तो उसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वैसे भी फ्रीक्वेंसी को हम चक्कर प्रति सेकंड बोलते हैं, साइकिल पर सेकंड, यानी एक चक्कर पूरा होने में जितनी साइकिल लगती है, तो प्रति सेकंड जितने टक्कर होते हैं पर यूनिट आयतन में, तो उसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे या संघट्ट आवृत्ति कहेंगे। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक सक्रियण ऊर्जा है यानी एक्टिवेशन एनर्जी है, जैसा कि हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। तो टकराने की आवृत्ति एक अभिक्रिया को प्रभावित करेगी और दूसरा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा।
इसको हम ऊपर पढ़ चुके हैं। द्विअणुक प्राथमिक अभिक्रिया यानी 2 अणुक प्राथमिक अभिक्रिया यानी प्राइमरी रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2 पढ़ा था। प्राइमरी रिएक्शन का मतलब एक ही स्टेप में पूर्ण हो जाए, एक ही पद में पूर्ण हो जाए, और चूंकि 2 अणु ए और बी हैं तो द्विअणुक यानी बाई मॉलिक्यूलर है, तो ए प्लस बी से उत्पाद यानी प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसके लिए अभिक्रिया वेग को निम्न रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वेग बराबर जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी। यहाँ पर देखिए आर्हीनियस कांस्टेंट लिखा जाता था, तो ए की जगह यहाँ पर संघट्ट आवृत्ति यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड लिखा गया, तो इसको ध्यान देना। तो यहाँ कह रहा है कि जहाँ जेड ए बी अभिक्रिया ए एवं बी के संघट्ट की आवृत्ति तथा ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी ई ए के बराबर अथवा इससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं के अंश को प्रदर्शित करता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब इससे ज्यादा ऊपर की जो एनर्जी है एक्टिव करने के लिए मॉलिक्यूल एटम या आयन को, वही अभिक्रिया को कराएगी। तो वही कह रहा है कि ई ए के बराबर अथवा इससे अधिक ऊर्जा वाले जो अणु हैं उनके अंश को प्रदर्शित करता है ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी। तो समीकरण 3.23 की तुलना आर्हीनियस समीकरण से करने पर हम कह सकते हैं कि ए संघट्ट आवृत्ति से संबंधित है। तो आर्हीनियस कांस्टेंट ए जो यहाँ पर लिखा जाता था पहले, वो संघट्ट आवृत्ति यानी जेड से संबंधित है। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि समीकरण 3.23 इन अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक के मान की सटीक प्रागुक्ति करता है जिनमें सामान्य अणु अथवा परमाणु सम्मिलित होते हैं, किंतु जटिल अणुओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचलन परिलक्षित होता है। तो ध्यान दीजिए कि जो वेग स्थिरांक यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, तो समीकरण 3.23 ये जो निकल के आया है, तो कह रहा है वेग स्थिरांक के मान की सटीक प्रागुक्ति करता है यानी सही रूप में बताता है जिनमें सामान्य अणु अथवा परमाणु सम्मिलित होते हैं, किंतु जटिल अणुओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचलन परिलक्षित होता है। यानी जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, यहाँ पर इसीलिए देखिए लिखा है प्राथमिक अभिक्रिया यानी एक ही स्टेप में पूरी हो जाए। जटिल अभिक्रिया या जटिल अणुओं के संदर्भ में ये फार्मूला नहीं बताता, विचलन परिलक्षित करता है मतलब दूर भागता है, विचलित होता है। इसका कारण सभी संघटनों का उत्पाद में विरचन नहीं होना हो सकता है। तो इसका कारण ये है कि जो जटिल अणु है उनमें क्यों विचलन प्रदर्शित करता है, तो कह रहा है इसका कारण ये हो सकता है कि सभी संघटनों यानी जितनी पूरी टक्कर हो रही है का उत्पाद में विरचन नहीं होना, यानी जितनी भी टक्कर हो रही है उस सारी टक्करों के कारण उत्पाद नहीं बन पा रहा है, प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है, ये कारण हो सकता है एनसीईआरटी बता रही। वे संघट्ट जितने अणुओं की पर्याप्त गतिज ऊर्जा तथा सही अभिविन्यास होता है जिसके अभिक्रियक स्पीशीज के बंधों के टूटने तथा उत्पादों में नई बंध विरचन में उत्पादों का बनना सुसाध्य हो जाता है यानी प्रभावी संघट्ट कहलाते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिए, इसको पहले अंडरलाइन करते हैं फिर हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर देहली ऊर्जा शब्द लिखा है यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम आपके गाल में एक तमाचा मारे तो आप सोचेंगे हटाइए, दूसरा तमाचा मार देंगे तो थोड़ा गुस्सा आएगा लेकिन नहीं ये होगा हटाइए, अगर तीसरा तमाचा मार दें तो आप भी धड़ाक से हमको मार देंगे। तो ये जो 2 तमाचा पहले मारे गए जिसके कारण आपने हमको नहीं मारा, इनका मतलब बिल्कुल खत्म हो गया, इनका अभिक्रिया से उत्पाद बनने में कोई योगदान नहीं। मतलब टक्कर तो हुआ, तमाचा तो हमने मारा लेकिन आपने हमको नहीं मारा, यानी उत्पाद नहीं बना। तो इसीलिए यहाँ पर देहली ऊर्जा शब्द यूज किया है। इसका मतलब यह है कि कम से कम इतनी ऊर्जा जो अभिक्रिया को संपन्न करा दे उस ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहेंगे, वो मिनिमम ऊर्जा, ये कहने का मतलब है। तो इसीलिए देखिए कह रहा है कि वे संघट्ट जिसमें अणुओं की पर्याप्त गतिज ऊर्जा, जिसको देहली ऊर्जा कह रहा है, तथा सही अभिविन्यास होता है जिससे अभिक्रिया स्पीशीज के बंधों के टूटने तथा उत्पादों में नए बंध विरचन यानी नए बॉन्ड के फॉर्मेशन से उत्पादों का बनना सुसाध्य हो जाता है
प्रभावी टक्कर या इफेक्टिव कोलिजन कहलाते हैं। तो जिस टक्कर के कारण प्रभाव उत्पन्न हो जाए, यानी आप हमारे गाल में तमाचा मार दें, यानी अभिक्रिया से उत्पाद बन जाए, अभिकर्मक से उत्पाद बन जाए, उसे टक्कर को प्रभावी टक्कर कहेंगे। उसी से केवल अभिक्रिया प्रभावित है, बाकी बेकार हो गए। पहले के 2 तमाचा जो हमने आपको मारा वो बेकार हो गए। तो उदाहरणार्थ मिथेनॉल का ब्रोमोइथेन से विरचन यानी फॉर्मेशन अभिक्रियकों के अभिविन्यास पर निर्भर करता है। इसे चित्र 3.12 में प्रदर्शित किया गया है। अभिक्रियकों यानी रिएक्टेंट के अणुओं का उपयुक्त अभिविन्यास बंध निर्माण कर उत्पाद निर्मित करता है तथा अनुपयुक्त अभिविन्यास होने पर वे केवल दोबारा अलग अलग हो जाते हैं और उत्पाद नहीं बनता। तो यहाँ पर देखिए इसी बात को एग्जाम्पल द्वारा समझाया गया है कि अभिक्रियकों के अणुओं का उपयुक्त अभिविन्यास बंध निर्माण का कर उत्पाद निर्मित करता है तथा अनुपयुक्त अभिविन्यास यानी ऐसा ओरिएंटेशन जो अभिक्रिया होने में सहायता नहीं करता, उसके कारण अभिक्रिया नहीं होती और कोई उत्पाद नहीं बनता। और जिस अभिविन्यास या ओरिएंटेशन के कारण, जैसे आप हमारे सामने न बैठे हो तो क्या हम आपके गाल में तमाचा मार पाएंगे? उसमें कई चीज़ें, आप सामने बैठे हो, जितना हमारा हाथ लंबा हो उतना दूरी होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो गाल में तमाचा मारेंगे लेकिन लगेगा नहीं। तो इसी प्रकार अभिक्रिया में अणुओं के अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन किस प्रकार है कि अभिक्रिया हो सके। अगर वैसा नहीं है तो उत्पाद नहीं बनेगा, अभिक्रिया नहीं होगी। तो देखिए वही कह रहा है कि अभिक्रियकों के अणुओं का उपयुक्त अभिविन्यास बंध निर्माण का उत्पाद निर्मित करता है तथा अनुपयुक्त अभिविन्यास होने पर वे केवल दोबारा अलग अलग हो जाते हैं और उत्पाद निर्माण नहीं होता। तो CH3Br प्लस OH माइनस से CH3OH प्लस Br माइनस बनता है। अब अणुओं का उपयुक्त एवं अनुपयुक्त अभिविन्यास दर्शाता आरेख। तो यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन को 2 प्रकार से दिखाया गया है। एक बार में उत्पाद बन जाता है और एक में उत्पाद नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखिए ब्रोमियम 7वें वर्ग का तत्व है, तो ये अपने अंदर निगेटिव चार्ज रखेगा, आंशिक ऋणावेश, कार्बन आंशिक धनावेश रखेगा। और OH माइनस में O की विद्युत ऋणात्मकता H से ज़्यादा है, O ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। हमने आपको बताया था FON, जहाँ पर होंगे फ्लोरीन होगा तो ये निगेटिव रखेगा, अगर ये नहीं होगा ऑक्सीजन होगा तो निगेटिव रखेगा, ये दोनों नहीं होंगे नाइट्रोजन होगा तो निगेटिव रखेगा, तो ऑक्सीजन है तो निगेटिव रखेगा। आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक ये 3 तत्व हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन है, 7वें वर्ग की तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अन्य से ज़्यादा होती है, तो ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी। और विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है अपने आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेना, विद्युत ऋणात्मकता। तो अपनी ओर खींच लेगा तो इसमें आंशिक ऋणावेश और इसमें आंशिक धनावेश आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये चूंकि ऑक्सीजन OH है तो ये ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा है, तो ये आंशिक नहीं रहेगा, पूर्ण रूप से ऋणावेशित रहेगा कि बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो ये वो माइनस रखेगा। अब अनुपयुक्त अभिविन्यास, अब इस प्रकार से क्या होता है कि ये अगर यहाँ पर OH माइनस इधर को जाए और Br माइनस इधर को जाए तो ये कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, तो कोई उत्पाद नहीं बनेगा क्योंकि अभिविन्यास ठीक नहीं है। और उपयुक्त अभिविन्यास क्या है, इसमें क्या होता है कि ये OH माइनस इधर पीछे से अटैक करता है, क्योंकि हाइड्रोजन छोटा है, ये सामने से अटैक कर दिया, ये पीछे से अटैक करता है, ये देखिए इधर से आता है, तो पीछे से अटैक करता है, तो हाइड्रोजन बहुत छोटा है, तो ये जो प्लस डेल्टा है ये माइनस डेल्टा उत्पन्न कर लेता है, OH माइनस पार्शियल OH माइनस हो जाता है। तो ये 3 H हो गए, और ये पीछे से चूंकि हाइड्रोजन छोटा था तो जगह मिल गई तो OH माइनस भी इसके साथ जुड़ लिया, तो इस प्रकार से ये इंटरमीडिएट बन गया। तो ये रिएक्शन हो गई OH से CHH प्लस Br माइनस, तो इस प्रकार से CH3OH बन गया। तो इसमें देखिए उत्पाद नहीं बना, इसमें उत्पाद बन गया। तो अभिक्रिया में अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन भी बहुत मायने रखता है कि अभिक्रिया में अणुओं का किस प्रकार से
अभिविन्यास है, किस प्रकार से वो सजाए गए हैं। अब देखिए नीचे कह रहा है कि प्रभावी संघट्ट के स्पष्टीकरण के लिए हम एक अन्य कारक P जिसे प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी अथवा त्रिविम कारक कहते हैं प्रस्तावित करते हैं। तो इफेक्टिव कोलिजन जिसके कारण अभिक्रिया हो सके उसके बारे में कह रहा है एक तीसरा फैक्टर होगा जिसको प्रोबेबिलिटी अथवा त्रिविम कारक कहते हैं। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी आर स्टेरिक फैक्टर, त्रिविम कारक को स्टेरिक फैक्टर अंग्रेजी में कह रहा है। प्रोबेबिलिटी अथवा त्रिविम कारक या स्टेरिक फैक्टर कहते हैं। इसके बारे में हम लोग जब कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस यानी एक प्रकार से रुकावट। तो त्रिविम का मतलब ये देखिए तीन चीजें हो गई ऐसे, ये पीछे से आकर के OH यहाँ पर अटैक किया है। आगे स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब रुकावट थी क्योंकि Br ब्रोमियम बड़ा परमाणु था। प्रस्तावित करते हैं यह इस बात को समाहित करता है कि संघट्ट में अणुओं का उपयुक्त अभिविन्यास होना चाहिए, यानी वेग बराबर P जेट AB e⁻ मतलब ये चीज लागू होना चाहिए। अभिविन्यास या ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए जिससे अभिक्रिया को संपन्न किया जा सके। तो वही कह रहा है कि अतः संघट्ट सिद्धांत में सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी एवं उपयुक्त अभिविन्यास दोनों ही साथ साथ प्रभावी संघट्ट का मानक निर्धारित करते हैं, अर्थात अभिक्रिया वेग को निर्धारित करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी और ओरिएंटेशन दोनों निर्धारित करते हैं, दोनों निर्धारित करेंगे। तो ओरिएंटेशन और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों मिलकर के रेट ऑफ रिएक्शन को निर्धारित करते हैं। संघट्ट सिद्धांत की कुछ कमियां हैं, जैसे कि इसमें परमाणु अणुओं को कठोर गोले माना गया है तथा इनके संरचना पहलू को नकारा गया है। आप इस सिद्धांत तथा अन्य सिद्धांतों के विषय में और अधिक विस्तृत अध्ययन अपनी उच्च कक्षाओं में करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कोलिजन थ्योरी में एक कमी है, वो कमी बता रहा है कि यहाँ पर जो एटम या मॉलिक्यूल लिए गए हैं उनको सॉलिड स्फीयर माना गया है और एटम और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को नकारा गया है। स्ट्रक्चर के बारे में कोई बात नहीं की गई। तो इस प्रकार से चैप्टर खत्म हो गया। अब थोड़ा सा समरी यानी सारांश बचा है, इसको भी देख लेते हैं। तो कह रहा है रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया वेग, विभिन्न कारकों का प्रभाव, परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था तथा मध्यवर्ती के बनने का अध्ययन। इन चीजों का अध्ययन करते हैं रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स में। अभिक्रिया वेग इकाई समय में अभिकारकों की सांद्रता घटने अथवा उत्पादों की सांद्रता वृद्धि से संबंधित होता है। जब रिएक्टेंट घटेगा तो उत्पाद बढ़ेगा। इसे किसी क्षण विशेष पर तात्क्षणिक वेग के रूप में और किसी दीर्घ समय अंतराल में औसत वेग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर टाइम बहुत कम हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और अगर समय अंतराल ज्यादा है तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज रेट के रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रिया वेग पर अनेक कारक जैसे ताप, अभिकारकों की सांद्रता तथा उत्प्रेरक प्रभाव डालते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट होता है। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है अभिक्रिया वेग के गणितीय निरूपण को वेग नियम कहते हैं। तो रेट लॉ अगर मैथमेटिकल रूप से हम उसको लिखें अभिक्रिया के वेग को, तो उसे वेग नियम कहते हैं। इसे प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा इसकी प्रागुक्ति नहीं की जा सकती है। तो ध्यान दीजिए कि जो रेट लॉ होता है इसको प्रैक्टिकली हम लोग निकालते हैं, ऐसे कैलकुलेशन द्वारा इसको नहीं वेग नियम को बता सकते। किसी अभिकारक के प्रति अभिक्रिया की कोटि वेग नियम में उस अभिकारक की सांद्रता के घातांक के बराबर होती है तथा अभिक्रिया की कुल कोटि वेग नियम में संबंधित सभी सांद्रताओं के घातांकों के जोड़ के बराबर होती है। तो जो अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है,
तो अलग अलग रिएक्टेंट की अलग अलग होती है। अगर उनको जोड़ दिया जाए तो कुल अभिक्रिया की कोटि निकल करके आ जाती है, यानी उसमें जो घात लगाई जाती है पावर वही होती है। पीछे हम डिटेल में पढ़ चुके। वेग स्थिरांक वेग नियम में समानुपातन गुणांक होता है। तो रेट कांस्टेंट जो होता है, जो रेट लॉ है उसी का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, एक तरह से गुणांक है या कोफिशिएंट। वेग स्थिरांक एवं अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण वेग नियम अथवा समाकलित वेग समीकरण द्वारा कर सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अगर निर्धारण करना है तो रेट लॉ अथवा इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन जो होता है उससे हम कर सकते हैं। अभिक्रिया की आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए परिभाषित की जाती है। तो ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन केवल प्राइमरी रिएक्शन यानी एक स्टेप में, एक पद में पूर्ण होने वाली अभिक्रिया के लिए आणविकता की बात हम करेंगे या मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे। आणविकता का मान 1 से 3 तक सीमित होता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि 0, 1 to 3 अथवा भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो जो मॉलिक्यूलरिटी है, आणविकता है, वो 1 से 3 तक सीमित होती है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, 1 to 3 या फिर भिन्नात्मक हो सकती है, यानी 1/2, 2/3, 1/4 इस तरह भी हो सकती है। आणविकता पूर्ण संख्या होती है और पूर्ण इसलिए होती है क्योंकि अणु एक हो सकता है, आधा नहीं हो सकता, इसलिए भिन्नात्मक आणविकता नहीं हो सकती। प्राथमिक अभिक्रिया के लिए आणविकता एवं कोटि समान होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो प्राइमरी रिएक्शन होती है उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम होते हैं, एक ही तरह होते हैं। अब आगे देखिए, कह रहा वेग स्थिरांक के ताप पर निर्भरता की व्याख्या आर्हेनियस समीकरण के बराबर AE⁻⁸ द्वारा की जाती है। E सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी है तथा इसका मान सक्रिय संकुल तथा अभिकारक अणुओं के मध्य ऊर्जा के अंतर के संगत होता है, और A आर्हेनियस कारक अथवा पूर्ण घातांकीय गुणक यानी आर्हेनियस गुणांक एक तरह से संघट्ट की आवृत्ति के संगत होता है, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी के संगत होता है, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा है। यह समीकरण स्पष्ट करती है कि ताप में वृद्धि अथवा EA में कमी से अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है तथा उत्प्रेरक अभिक्रिया के वैकल्पिक पथ प्रदान कर EA में कमी करता है। तो ध्यान दीजिए कि ताप में वृद्धि हो या EA एक्टिवेशन एनर्जी में कमी हो तो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है, और जो उत्प्रेरक होता है ये वैकल्पिक पथ यानी अल्टरनेट पाथ उत्पन्न करता है और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो संघट्ट सिद्धांत के अनुसार एक अन्य त्रिविम कारक यानी स्टेरिक फैक्टर P, जो कि संघट्ट करने वाले यानी टक्कर मारने वाले अणुओं के अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन पर निर्भर करता है, महत्वपूर्ण है और यह प्रभावी संघट्टों में योगदान करता है, यानी जो अभिक्रिया से उत्पाद बनाते हैं उन्हीं टक्करों को केवल प्रभावी टक्कर कहेंगे, जैसा देहली ऊर्जा के बारे में हमने पीछे आपको बताया। अतः इसे समाहित करके आर्हेनियस समीकरण का रूपांतरण के बराबर P Z की ZAB e⁻⁻ में हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने सारांश पढ़ लिया। अब अभ्यास के अंतर्गत दिए गए क्वेश्चन आ जाते हैं, इनकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।